जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 14 को मज़ीद डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 14 है आपका प्रोजेक्ट ऑडिट एंड क्लोजर। इसमें हमने पहले बात की थी कि ऑडिट क्या होता है, क्लोजर क्या होता है, ऑडिट के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, जो फॉर्मली किसी टाइप का भी ऑडिट हो उसको हम किस तरह से करते हैं। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है, फर्म टू फर्म भी वेरी करता है, ठीक है। अगर बैंकिंग सेक्टर है उसका ऑडिट थोड़ा डिफरेंट होगा, अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री उसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जो प्रोजेक्ट है उसमें हर तरह का, जैसे आपको मालूम है कि प्रोजेक्ट थोड़ा यूजली यूनिक होता है तो उनका अपना एक हिसाब किताब होता है। बट यह है कि जो मेन जो एजेंडाज होते हैं वो सबके ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि प्रोजेक्ट ऑडिट क्या होता है। जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं जिसका उसका ऑडिट किया जाता है, उसकी वैल्यूएशन की जाती है, उसको चेक किया जाता है, ठीक है। उसके कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज देखे जाते हैं, उसके सारे परचेजिंग जितनी की होती है उसको मैच किया जाता है, आपके मटेरियल्स की सारी चीज़ों की जाती है, आपके लोगों के अटेंडेंस और लोगों का परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ों का ऑडिट होता है, इन सबको देखा जाता है। तो ये प्रोजेक्ट ऑडिट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। बाकी फर्दर डिटेल्स जो हैं आप पिछले चैप्टर की रिकॉर्डिंग में सुन चुके होंगे। किस टाइप के ऑडिट होते हैं प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में एक होता है इन प्रोसेस प्रोजेक्ट ऑडिट और एक होता है पोस्ट प्रोजेक्ट ऑडिट्स, ठीक हो गया। एक सिंपल जो इन प्रोसेस प्रोजेक्ट ऑडिट्स होते हैं वो वाले होते हैं जो कि आप ड्यूरिंग प्रोजेक्ट ही करते हैं, ठीक हो गया। ये किसी एक टाइम के किसी चेंज पे भी आप कर सकते हैं कि चेंजिंग क्यों चाहिए, ठीक है, किस मौके पे चाहिए, इस वजह से भी आप बाज़ दफ़ा कर लेते होते हैं। और आप बीच में प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस वगैरह का देखना चाह रहे हो कि प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, कितनी इस कंप्लीशन तक कितना उसने अचीव किया है, जितना हमने जिस टाइम हमने रिपोर्ट्स बनाई थी, जितना हमने बताया था कि इतने मंथ्स बाद इतना हमारा कंप्लीट हो जाएगा, या इतने कंप्लीशन के वक्त पे हमारा, यानी अगर 30% प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो हमारे इतने फाइनेंसेस लगेंगे और इतने हमारे रिसोर्सेज लगेंगे। तो हम इस तरह के मौके पे देखते हैं कि ये कंपैरिजंस कर लेते होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक होता है पोस्ट प्रोजेक्ट ऑडिट्स। ये तो आपको आइडिया हो गई कि यूजली जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता होता है तो हम तब इसको इन डिटेल करते हैं और उसमें फिर एक चीज़ को ऑन पेपर्स लाया जाता है कि कितना आपका पैसा आया, कितने लोग थे, कितने इन्वॉल्वमेंट थी, कितने कॉन्ट्रैक्टर्स थे, कितना मटेरियल था, कितना ह्यूमन रिसोर्स था, किस तरह से एलोकेट किया गया रिसोर्स को, किस तरह से लगाया गया रिसोर्सेज को, अनड्यू फेवर्स तो नहीं की गई, इस तरह की सारी चीज़ें फिर इसमें की जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट ऑडिट की। आप समझ गए होंगे कि क्या बात हो रही होगी। इसमें गाइडलाइंस थोड़े से हम जो हैं वो डिस्कस करेंगे। बट गाइडलाइंस हमारी सबसे पहले हम जो कुछ छोटी सी बताएं आपको मैं, उसमें ये है कि देखिए कहते हैं कि ऑडिट जो है वो बड़ा ब्रूटल किस्म का होता है, लोगों को डराने के लिए होता है। सबसे पहले गाइडलाइंस जो इसकी फॉर्मल है उसमें सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए, इसको वो कहते हैं ना वो विच हंट, ये वैसा सा नहीं डिस्क्राइब करना चाहिए ऑडिट को, ठीक है। बड़ा फ्रेंडली वे में करना चाहिए इसको कि हम आपका ऑडिट करना चाह रहे हैं ताकि परफॉर्मेंस लोगों की ठीक रहे, ठीक है। लोग प्रोफेशनली काम करें तो ऑडिट्स कभी भी खराब नहीं होते, ठीक हो गया। सारे अपने जो क्राइटेरियाज हैं, जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, ठीक है, जो उन्होंने डेडलाइंस बनाई हुई हैं, जो सारी चीज़ें अगर वो उसको सही तरीके से फॉलो करें, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से अचीव कर लें तो फिर वो बड़ा एक फॉर्मल किस्म का बड़ा अच्छे तरीके से आपका प्रोजेक्ट ऑडिट हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको कभी भी वही मैं बात कहूँगा कि विच हंट नहीं समझना चाहिए इसको, ठीक है। आपके जो कमेंट्स हैं ना जो आपके प्रोजेक्ट ऑडिट में है, ठीक है, वो याद रखिएगा कि कभी भी किसी पर्सन पे डायरेक्ट हिट नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो काम पे डिपेंड कर सकते हैं, काम से रिलेटेड होना चाहिए। लाइक कि अगर मैं ऑडिट करता हूँ एक फुटबॉल ग्राउंड का, ठीक है, और मैं देखता हूँ कि जो वहाँ पे जो ग्राउंड की ग्रास है, ठीक है, वो सही नहीं कटी हुई, ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मिस्टर एहसान है जिनकी जिम्मेदारी है घास काटने की, ठीक है, ग्रास कटिंग की, ये वो करेंगे, ठीक हो गया। मतलब मैं उन साहब का नाम नहीं लूंगा। मैं जब भी ऑडिट की रिपोर्ट बनाऊंगा, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि जो ग्रास थी वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया गया उसकी कटिंग में, ठीक हो गया, वो बड़ी थी या जिस तरह से भी था, जो भी मैं उस पर कह सकता हूँ,
ठीक है, कि रफ पैच था या जो भी मैं उसमें निकालूंगा कि क्या उसमें मसला था, बट मैं उसमें उस मसले को डिफाइन करूंगा, मैं उस पर्सन को कभी पॉइंट नहीं करूंगा। मैं काम जहां पे वीक है उस काम को एग्जैक्टली पॉइंट करूंगा कि ये काम वीक था, ठीक है, और ये इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी, बट मैं किसी पर्सन को बाकायदा नाम लेके नहीं पॉइंट करूंगा। ये ऑडिट वालों का काम नहीं होता। ठीक हो गया। रिपोर्ट्स जो होती हैं वो बड़ी सेंसिटिव किस्म की होती हैं, ये जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, तो इसको इस एज अ थ्रेट नहीं बनाना चाहिए और एज अ थ्रेट भी नहीं पेश करना चाहिए। लाइक जैसे मैंने भी आपको भी एग्जांपल दी है, मिस्टर एहसान जैसे वो उस डिपार्टमेंट को थे, तो फिर मैं ये ना कहूँ हर जगह पे जाके कि मैं मिस्टर एहसान को जो है जॉब से निकलवा दूंगा, या मैं मिस्टर एहसान को देखें कि मैं उसको कैसे मतलब उसको बहुत उसके साथ ब्रूटल हो जाऊंगा, उसको मैं ख़राब करूंगा, उसकी वो रिप्यूट ख़राब करूंगा। नहीं, इस तरह से नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये बहुत ही अनएथिकल है। तो आपको ये थोड़ा सा रखना चाहिए कि आप काम से रिलेटेड बात करें और काम ही से बात करके उस काम का बताएं कि ये इशू है, ठीक है, और जरा फॉर्मल तरीके से, जरा सेंसिटिव होके बात करें, ठीक है। आप इस तरह से ना हो कि आप ये सोच के कहें कि हम इस बंदे को बिल्कुल ही तबाह करके रख देंगे, इसका फ्यूचर, उसकी रिप्यूटेशन को, ठीक है। फिर आपकी एक बात है कि जो डेटा है ना वो एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेसी ऑफ डेटा होगी तो ही आपकी जो सारी चीजें हैं वो ठीक बन के आएंगी, और उसी पे फिर आप जो है ना अपनी एक अच्छी जजमेंट्स बना सकते हैं, अपनी अच्छी रिपोर्ट्स बना सकते हैं, एक अच्छी रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपका जो डेटा है ना वो एक्यूरेट आप लें और फिर एक्यूरेट ही आप मेंशन करें और एक्यूरेट ही आप फॉरवर्ड करें, ठीक है। जो सीनियर मैनेजमेंट है ना किसी भी फर्म की या जो भी ऑडिट करा रही है प्रोजेक्ट की, जो भी सीनियर मैनेजमेंट है, उसको चाहिए कि वो सपोर्ट करे, ठीक है, प्रोजेक्ट ऑडिट टीम को अच्छे से सपोर्ट करे, ठीक है, और उसको बाकायदा इंफॉर्मेशन देने के लिए अपनी फुल हेल्प और फुल सपोर्ट प्रोवाइड करे, चीजें छुपाए मत, ठीक है। ये उन्हीं के फायदे के लिए होती है। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट होती है, ये किसी भी फर्म की बेटरमेंट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ठीक हो गया। वो उनको अपनी गलतियां पता चलती हैं, उनको पता चलता है कि कहाँ गैप्स हैं, ठीक है, कहाँ वो लैग कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चीजों को अगर वो मद्देनजर रखे ना तो उनकी परफॉर्मेंस और बेहतर होती है इन फ्यूचर भी, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट को भी वो बेहतर कर सकते हैं अगर इन प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। और अगर पोस्ट प्रोजेक्ट ऑडिट है तो आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के लिए जरा और भी तेज हो जाते होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, प्रोजेक्ट की जो ये ऑडिट रिपोर्ट है ना, ये आप एज अ रिपोर्ट ही लें, एवेल्युएशन कह लें या परफॉर्मेंस कह लें, कुछ कर लें, ठीक है, इन ले टर्म्स में। लेकिन ये है कि इसको इस तरह से ना पेश करें कि ये केस हो है जैसे एक तरीके से, ठीक है। ये एक रिपोर्ट होती है तो रिपोर्ट को रिपोर्ट के तौर पर रखें, इसको ये केस की तरह ना इसको लेकर चलें और कि सामने वाला गिल्टी है और इसको आप मतलब थोड़े बुरे तरीके से चार्ज करें। नहीं, आप बस रिपोर्ट बताएं, परफॉर्मेंस से रिलेटेड एवेल्युएट करें, सारी चीजें बताएं। ठीक हो गया। और बड़ा फ्रेंडली वे में बताएं, ठीक है। और इसी तरीके से आप इनकरेज कर सकते हैं कि जो बाकी टीम है उन मेंबर्स को जो कि उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, ठीक है, इस तरीके से आप इनकरेज कर सकते हैं उनकी कि वो कोऑपरेट करें आपसे, ठीक है। और इस तरीके से डेफिनेटली जब आप वो थोड़ा सा फ्रेंडली वे में बात करेंगे और अच्छे तरीके से रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, मतलब सारी सच्चाई के साथ बनाएंगे बट फ्रेंडली वे में बनाएंगे, तो इस तरह से उनकी एक जो एंजाइटी होती है ना, ऑडिट जब भी ऑडिट टीम आती है तो एक एंजाइटी होती है सब में, तो वो एंजाइटी असल में इस तरह से आप लो कर सकते हैं। अच्छा, बेहतर ये है कि ऑडिट रिपोर्ट को आप मतलब जितना जल्दी फिनिश कर सकें उतना करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिले मत करें कि सर्कमस्टेंसेस भी चेंज हो रहे होते हैं साथ साथ एनवायरनमेंट वगैरह के। ठीक हो गया। तो ये है कि और फिर ये ना हो कि आप, ठीक है, आपको एक फ्रेंडली एक वे में होना चाहिए बट आपके अंदर कहीं बायसनेस ना आ जाए। ठीक हो गया। तो आप ये है कि थोड़ा सा अच्छे तरीके से करें और थोड़ा जल्दी करें। ठीक हो गया। अच्छा, और यही बात है कि सारी सीनियर मैनेजमेंट की जब सपोर्ट होगी, ठीक है, और इवन सीईओज वगैरह की भी, तो उस तरह से ये होगा कि आपके पास एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट बन जाएगी, ठीक है, और इस तरीके से आपके ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि 3 स्टेप्स जो यूजली फॉलो किए जाते हैं, उसमें से पहला स्टेप है इनिशिएटिंग एंड स्टाफिंग का। ठीक हो गया। इसमें हम ये बात करते हैं कि जो आपका ये प्रोसेस है ना, ये कोशिश करेंगे सरप्राइज ना हो, ठीक है, ये अनाउंस्ड होना चाहिए।
ठीक हो गया, ताकि उनके पास भी पूरी रिपोर्ट्स बनी होनी चाहिए, तब कि जब वो इन्फॉर्मेशन मांगे ऑडिट वाले तो आप उनको सही तरीके से उनको उनकी वो रिपोर्ट दिखा दें, ठीक है, और सॉरी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आप उनको दे सकें, ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग वे में अगर आप उनके पास जाएंगे ना तो उनके पास वो चीज़ें लिखी हुई नहीं होंगी, वो उसको ढूंढने में लग जाएंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट पे से उनका वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और जब वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे वो इस चीज़ को सामने देख रही होंगे और उसमें एंजाइटी में जो प्रोजेक्ट की करंट परफॉर्मेंस होगी, यानी जिस टाइम वो आएंगे और उसके बाद की परफॉर्मेंस जो होगी वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से जो कहा जाता है कि जब आप करें तो बेहतर ये कि अनाउंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे छोटी फर्म्स का अगर आप ऑडिट करें तो उसमें कहा जाता है कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो फेस टू फेस कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा फॉर्मल इनफॉर्मल सॉरी हो जाता है आपका, ठीक है। ये छोटे जो पैमाने पे आपके होती हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसमें यूजली इसी तरीके से होता है। और लेकिन ये है कि जो आपका नॉर्मल फर्म्स जो होती हैं ना, जो थोड़ी सी बड़ी फर्म्स होती हैं, मीडियम साइज या लार्ज साइज का, वहाँ पे ऑडिट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक हो गया, कि वहाँ पे जो आपके ये जो लोग होते हैं वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है, और एक वक्त में हो सकता है कि आप ही की एक टीम है जिसने अभी एक प्रोजेक्ट को ऑडिट करना है और कुछ अर्से बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद एक और प्रोजेक्ट को भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है कि आपकी एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता होता है, ठीक हो गया। बट ये है कि आपको प्रोफेशनल रखना चाहिए सारी चीज़ों को, ठीक हो गया। बाकी इनिशिएटिंग स्टाफिंग आपको मालूम ही है कि मजीद की हमने एक दफ़ा पहले भी डिस्कस किया था कि किस तरह से होना चाहिए, ठीक है, किस तरह की स्टाफिंग होनी चाहिए, लोग किस तरह के होने चाहिए, ठीक हो गया, किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, वो भी मैंने आपको गाइडलाइंस वगैरह भी बता दी। अच्छा, फिर बात करेंगे हम डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस की। इसमें डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस से आपको आइडिया हो ही गया होगा कि किस तरह की बात हो रही है, ठीक है। फिर ये है कि इसमें ये हमें जब डेटा कलेक्ट करना हो ना तो उससे पहले हमें थोड़ी सी कुछ और चीज़ों को भी देखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही है इस प्रोजेक्ट को, ठीक है, और प्रोजेक्ट टीम है वो किस तरीके से, किस नज़रिए से देख रही है इस प्रोजेक्ट को, ठीक हो गया। और फिर हम सारे के सारे डेटा को कलेक्ट करें, अच्छे तरीके से कलेक्ट करें, ठीक है, इन डेप्थ जाएं, देखें एग्जैक्टली कि सही चीज़ें वो हैं, बुक कीपिंग सही हुई है कि नहीं हुई, बुक कीपिंग यानी वो रिकॉर्ड सारे के सारे, कैश इनफ्लो आउटफ्लो सही है, मटेरियल किस टाइम पे परचेज किया, किस टाइम पे यूज़ किया, जो मटेरियल आया था उसका वो क्या हिसाब किताब था, कितना था, उसकी एक्सपायरी डेट्स क्या थी, वो सारी चीज़ें हैं। वो सारी की सारी चीज़ें देख के डाटा कलेक्शन जो भी होनी चाहिए आपको बड़ी अच्छी सी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितनी क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट किस्म की डाटा कलेक्शन होगी उतनी अच्छी आपकी रिपोर्ट होगी, ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात आती है आपकी एनालिसिस की। ज़ाहिर बात है कि डाटा कलेक्शन आपके पास जब आप आएगी आपके पास, ठीक है, आप सारे तभी एनालाइज कर सकेंगे उसको, तभी आप सारे के सारे उस पर देख सकेंगे कि क्या चीज़ें किस तरह से हैं, फिर आप वो चार्ट्स वगैरह जो भी है जिस तरीके से भी आप करेंगे, और उसके बाद आपकी रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स में फिर आपको पता ही है कि जिस टाइम फिर आप जितनी भी आपके पास जो डेटा आता है कलेक्ट किया जाता है उसकी जितनी भी एनालिसिस करते हैं आप उसकी फिर राइटिंग बताते हैं, राइटिंग में बताते हैं कि वो क्या था, फर्म कैसी थी, फर्म किस तरह की थी, क्या हिसाब किताब था, कितने लोग थे, उन्हीं की बेस पे फिर आप सारे एनालिसिस कर रहे होते हैं, ठीक है। उसी की बेस पे जब आप सारे एनालिसिस करते हैं और उस पर लिखते हैं कि अभी तक के जो हमारे एनालिसिस हैं वो ये कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में यह एक जगह पे बेहतरी है, यहाँ पे तो इन्होंने बाकी जो हम मतलब बहुत ही अच्छा काम किया है, यहाँ पे थोड़ा सा ये लोग जो है वो वीक हो गए थे इस मौके पे, ठीक है। फिर वहाँ पे आप रिकमेंडेशंस वगैरह देते हैं कि आप जो है रिकमेंड कर देते होते हैं कि अगर यहाँ पे ये लोग स्टाफ बढ़ा दें या मटेरियल जो है वो पाकिस्तान की बजाय किसी और कंट्री से परचेज कर लें कि उनका मटेरियल थोड़ा सा बेहतर है, और किसी और चीज़ पे आप कहें कि यहाँ से अगर हम पाकिस्तान का मटेरियल यूज़ कर लें क्योंकि बाहर का एक्सपेंसिव ज़्यादा है और क्वालिटी वही है ऑलमोस्ट, ठीक है, अगर पाकिस्तान का लेंगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, तो आप इस तरह की रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आप ये है कि लेसन लर्न, उसमें यह है कि क्या आपने सीखा है इनकी इस ऑडिट रिपोर्ट से, ठीक है, आप अपने व्यूज़ भी दे सकते हैं, नॉट मैंडेटरी हर कोई दे हर कोई ना दे, डिपेंड करता है, ठीक है, रिकमेंडेशंस पे भी डिपेंड करता है, बट यूजली लोग जो है उस पर रिकमेंड ज़रूर करते हैं अगर वो आपकी अपनी ही टीम है, ठीक है, जैसे कोई बड़ी फार्म है उनकी अपनी टीम्स होती हैं ऑडिट की, तो फिर वो अच्छे तरीके से फिर आपको रिकमेंड भी करती है, और अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए तो वो फिर आपको लेसन लर्न में बता भी देते होते हैं कि हमने यहाँ पे ये सीखा है कि इन लोगों ने बड़ा अच्छे तरीके से काम किया था
क्योंकि इन्होंने अपना ये मटेरियल फर्स्ट करें थाईलैंड से परचेज किया था, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि अगर सारे लोग हमारी बाकी फर्म्स के बाकी जो कंपनीज हैं अगर वो भी इसी कंट्री से इसी से परचेज करेंगे ना, ठीक है, तो बड़ा अच्छा हम लोग जो है इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसकी चीज़ में ये भी लिख सकते हैं सॉरी। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे प्रोजेक्ट क्लोजर की। यू नो एवरी प्रोजेक्ट कम्स टू एन एंड इवेंचुअली, ठीक है। कभी बाय फोर्स होता है, कभी सर्कमस्टांसेस हो जाता है, कभी काम कंप्लीट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट क्लोजर। प्रोजेक्ट क्लोज करना, प्रोजेक्ट फिनिश करना, ठीक है, उसको एंड करना, फुल स्टॉप करना, ठीक हो गया। इसमें कुछ टाइप्स हैं कि किस टाइप की किस कंडीशंस में जो है ना आपके प्रोजेक्ट क्लोजर यूजुअली होते हैं। सबसे पहले तो हम नॉर्मल की बात करते हैं। नॉर्मल वही है कि आपने बताई थी, अपना स्कोप बताया था कि हम एक घर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं और हमने बिल्डिंग के जो है वो हर उसमें ये काम करना है, ठीक है। हर रूम में जो है 2 रूम्स होने चाहिए हर फ्लोर पे, 11 स्टोरी बिल्डिंग होनी चाहिए, लिफ्ट होनी चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए। इस तरह की आप सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे स्कोप में। सारी चीज़ें आपने बताई, स्टार्ट किया, कंप्लीट करते 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 एक एंड आया उसका, आपने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया जो आपने डेडलाइन बताई थी। डेडलाइन ना भी मीट हुई हो अनफॉर्चुनेटली, थोड़ी देर से बाद हुई हो, बट नॉर्मल तरीके से वो एंड हो गया तो हो गया, ठीक है। तो वो नॉर्मल प्रोजेक्ट क्लोजर में आता है। एक होता है प्रीमेच्योर। प्रीमेच्योर में क्या होता है कि फर्ज करें मैं यही बात करता हूं कि मैं घर की ही एग्जांपल आपको देता हूं कि मैंने कहा कि मैं घर बनाता हूं, ठीक है, और मैंने कहा कि मैं सारा जब घर बना लूंगा तो मैं पूरे घर में टाइल्स लगवाऊंगा, ठीक हो गया। और टाइल्स जो है वो मैं इस कंपनी की लगवाऊंगा, XYZ कंपनी की लगाऊंगा। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैंने काम शुरू कराया और एंड हुआ तो मुझे या तो जल्दी अपने शिफ्ट होना था या मुझे फर्ज करें कि मेरे पास फंड्स खत्म हो गया, कोई ऐसी सिचुएशन होगी, तो मैं क्या करूंगा कि टाइल्स वाला प्रोजेक्ट रहने दूंगा आखिर में, ठीक है। मैं कहूंगा यार टाइल्स दफा करो, टाइल्स की कोई इतनी टेंशन नहीं है, मैं ऐसे ही गुजारा कर लूंगा, सिंपल कारपेट्स बिछा के अपना काम चला लूंगा, ठीक हो गया। तो ये आपका प्रीमेच्योर होता है, ठीक हो गया। पॉइंट आपको समझ आ गया होगा इस चीज में कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। मैं इसी तरीके का एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ कि जी मैं स्कूल डिजाइन कर रहा हूँ, स्कूल में मैं कहता हूँ कि मैं पूरा स्कूल स्टार्ट करूंगा और उसमें झूले शूले भी लगवाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट किसी वजह से मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए और टाइम भी थोड़ा खत्म हो गया और रेगुलर एडमिशन का टाइम आ गया, तो मैं ऐसे करूंगा, कहूंगा कि स्कूल में बच्चों के लिए झूले रहने तो बस, खाली प्ले ग्राउंड है तो इट्स मोर देन इनफ, और मैं क्या करूंगा कि उसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक हो गया। तो ये आपका प्रीमेच्योर में आ जाएगा। एक होता है परपेचुअल। परपेचुअल होता है कि कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जिनका आपको पता है कि ये कभी खत्म नहीं होंगे, होंगे तो पता नहीं कब होंगे। आपको आजकल की एग्जांपल पता ही है, स्टेल हमारा जो प्रोजेक्ट था जिसको हमने मेंशन किया था KPK का, जो आपका मेट्रो का था, वो एज पर माई इंफॉर्मेशन वो अभी भी ऐसा ही हुआ है, ठीक है। तो ऐसे मौकों पे शायद, लेकिन उसमें वर्किंग चल रही है, बट ऐसे ही कोई एक प्रोजेक्ट हो जिसमें आप उसको कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद ना वो नेवर एंडिंग हो गया, ठीक है। कोई ऐसा मसला हो जाता है, कभी फंड्स खत्म हो गए फर्स्ट करें उस प्रोजेक्ट के, कभी क्लाइंट कहता है कि मुझे इसमें ये चीज ऐड करनी है, कभी कोई एक बंदा आके कहता है कि ऑब्जेक्शन लगा देती है, कोई फर्ज करें कोई कोर्ट आती है, वो कहती है कि जी ये आपने यहाँ पे जो है वो कोई चीज गलत तरीके से, ये लॉफुल नहीं है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट रुकवा देती है, ठीक है। फिर इस तरह से आप दोबारा शुरू करते हैं, फिर कोई एक और मसले हो जाते हैं, वो कहते हैं ना कि वो पसूड़ी लुच, तो वो डलता रहता है। तो इसके बाद क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट जो है ना उसको आपको समझने के जबरदस्ती एंड करना पड़ता है, ठीक है, उसको जबरदस्ती आपको लॉक करना पड़ता है, ठीक हो गया। तो ऐसे मौके पे ये आपको परपेचुअल आ जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना, ये ऑडिट टीम जो है, वो प्रोजेक्ट डिजाइन को लॉक कर दे कि बंदे बहुत ज्यादा चेंजिंग्स कराई जा रहे हैं, बार बार कराई जा रहे हैं, ठीक हो गया। लाइक कि मैं कोई क्या कहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनवा रहा हूँ, ठीक है, हाँ, वो बंदा जो है वो आता है, वो कहता है जनाब इसका बैकग्राउंड जो है वो इसको ब्लू कर दें, ठीक है, और फिर ये सारी की सारी वो चीज होनी चाहिए। कुछ ऐसे बात आता है, वो कहते हैं नहीं ग्रीन कर दें, फिर कहते हैं वो ब्लू कर दें, फिर वो कहते हैं कि नहीं इसमें ये कर दें, फिर एंड, तो आप ना एंड में तंग आके जो है ना वो कहते हैं कि ये फाइनल है, इसके बाद हम नहीं करेंगे, ठीक है, और आप
ज़बरदस्ती बाय फोर्स समझ लें उसको, वो करते हैं क्योंकि आप तंग आ चुके होते हैं। तो ये भी आपके परपेचुअल में आती होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें आपकी फेल प्रोजेक्ट। फेल प्रोजेक्ट से आपको आइडिया हो ही गया होगा कि अगर कोई प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो जाए अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, और ये बिल्कुल हो सकता है। आप देखें इसके बहुत से एग्जांपल्स हैं, लाइक आपके जितने भी प्रोटोटाइप्स हैं, आप जो चीज़ें बनाते हैं फर्स्ट टाइम, और अगर वो फेल हो जाती है, ठीक है, आप फर्स्ट करेंगे कोई रॉकेट बना रहे हैं और आप कह रहे थे कि ये जो है वो ये करेगा, मैं वो उधर मार्स पे जाएगा या जुपिटर पे जाएगा, और वो प्रोटोटाइप उड़ता ही नहीं है, ठीक है, तो आपके वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, ठीक है। सिमिलरली आपको आइडिया हो गया कि एग्जांपल देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली बहुत मेहनत की थी इंडिया ने एक टाइम पे अपने एक सैटेलाइट भेजने के लिए कोई इस तरीके से, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके थे, ठीक है। उनकी बहुत अच्छी एफर्ट थी बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके थे। तो ये एक प्रोजेक्ट फेल की एक वो होती है, ठीक है, कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सका जो आपने सोचा हुआ था, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्ट फेल्ड है, ठीक है। तो ये फेल्ड प्रोजेक्ट जो है ये भी आपका प्रोजेक्ट क्लोजर में आ जाता है। और एक होता है चेंज प्रायोरिटी। चेंज प्रायोरिटी में ये होता है कि आप अभी के हिसाब से बनाते हैं, कोई एक फर्ज करें कि आप बनाते हैं वेबसाइट बना रहे हैं और वेबसाइट में आप काम कर रहे हैं वर्डप्रेस में, फर्ज करें, ठीक है। तो आप बना रहे थे उस पर काम कर रहे थे और एकदम से बात हुई कि अब से जो है ना ये वर्डप्रेस के काम सारे ख़त्म हो रहे हैं कुछ, ठीक है, अगले एक आध साल में, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, ठीक है, 1 साल बाद आपके ये सारी वेबसाइट काम नहीं करेंगी वर्डप्रेस की, फर्ज करें, ठीक है। तो अब आपने जो भी है ना वो आपने समझ लें HTML में ही बनानी है वेबसाइट, ठीक है। तो ऐसे मौके पे क्या होगा कि आपकी प्रायोरिटी चेंज होगी, ठीक है, आपके पास एक नई चीज़ आ गई है, डिफरेंट चीज़ आ गई है, तो आपको फिर इवेंचुअली सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। तो ये आपकी चेंज प्रायोरिटी में आ जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे बट ये याद रखिएगा कि ये जो चीज़ है ना, ये चेंज प्रायोरिटी, ये बहुत ही मुश्किल वाली गेम होती है, ठीक है। इसमें बाद दफ़ा प्रोजेक्ट टर्मिनेट करना पड़ता है, बाद दफ़ा आपको पूरा टैली शुरू करना पड़ता है, जो भी सिचुएशन हो वो फिर प्रोजेक्ट टीम सारे लोग मिल मिला के डिसाइड करते हैं, बट इट्स रियली टफ। तो यूजुअली जब हम यहाँ पे करते हैं ना, मतलब होता है इसको इसमें कंसिडर किया जाता है कि अब देखें जो बात हमने पहले डिसाइड की थी कि हम इसको इस तरह से करेंगे, हम नहीं कर सकते इस टेक्नोलॉजी में काम, तो आप यूजुअली क्लोजर की तरफ ही जाते हैं। तो ये बड़ी दुखा देने वाली समझने के बात होती है, ठीक हो गया। फिर एक है सिग्नल्स फॉर कंटिन्यू और अर्ली प्रोजेक्ट क्लोजर, ठीक है। इसमें ये होता है कि आप के अर्ली प्रोजेक्ट क्लोजर में कि आपने जो डिफाइन किया था ना स्कोप, ठीक है, वो काम का नहीं है, ठीक है, काम का इन सेंस कि वो काम नहीं कर सकेगा। आपने ऑन पेपर्स बताया कि मैं एक बनाऊंगा, एक गाड़ी बनाऊंगा जो कि रडार को जो है ना पकड़ लिया करेगी, सॉरी ये जो आपके ड्रोन्स है ना उसको कैच कर लिया करेगी, फर्स्ट करें, ठीक है, टू गुड टू बी ट्रू। अब होगा ये कि आपने प्रोजेक्ट को बताया कि हम यूं करेंगे और इस तरह से भी करेगा, बट ये है कि जब उस पर प्रैक्टिकली थोड़ा सा भी काम करना शुरू किया तो आपको पता चला यार ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। तो खैर मैंने आपको जो एग्जांपल दी है शायद मैच शायद कर भी जाती होगी, बट ये कि फर्स्ट करें कि ये ऐसी नहीं करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट क्लोजर अर्ली स्टेज पे ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो स्कोप में आपने कहानियां सुनाई थी कि ये फायदा होगा और ये होगा काम और ये ऐसे ऐसे करेंगे हम, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी, ठीक है। या आप कोई ऐसा इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपने कोई ऐसी चीज़ बताई थी कि हम जो है वो गाड़ी बनाएंगे और वो गाड़ी जो है वो डायमंड की होगी, ठीक है, बट आप एक चीज़ पे आके फंस जाते हैं कि हमें फर्ज करें कि एक ही पीस चाहिए था जो पूरी गाड़ी के फ्रंट वाले साइज इतना हो, बट इतना बड़ा हमारे पास डायमंड है ही नहीं, ठीक है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, गेम ही ख़त्म हो गई। तो ऐसे मौके पे आप अर्ली प्रोजेक्ट क्लोजर कर जाते होते हैं। और फिर हम बात करेंगे क्लोजर डिसीजन कि कौन कर सकता है, ठीक है, इट डिपेंड्स, थोड़ी सी सिचुएशन के हिसाब से प्रोजेक्ट मैनेजर भी कर सकता है, ठीक है, और जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी कर सकती है। फाइनल थोड़ी तो ज़ाहिर बात है कि बाद में सिग्नेचर जो टॉप मैनेजमेंट है वही करेगी, बट या CEO या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिस तरह से भी होगा उस फॉर्म का जो भी है, बट टॉप वाले जो लोग हैं वही करते हैं। रिकमेंडेशन लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर दे सकता है,
वो कह सकता है कि भाई ये काम हो पॉसिबल नहीं है। वो सारी की सारी जो मैंने आपको ऊपर जितनी भी चीज़ें बताई हैं उन सब में से किसी एक चीज़ को लेके आपको बता दे कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रीमेच्योरली हम इसको ख़त्म करें, परपेचुअल है, फेल्ड प्रोजेक्ट है, या चेंज प्रायोरिटी है, किसी भी उसको लेके रीज़न में अगर आती है तो वो उसको बता देगा कि ये जो है काम नहीं हो सकता और हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक हो गया। फिर एक होता है प्रोजेक्ट क्लोजर के प्रोसेस। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होता इसका, मतलब प्रोफेशनल तो होता है, फॉर्मल होता भी है, बट एज यू नो कि प्रोजेक्ट यूनिक होता है तो आपको थोड़ा सा रिपोर्ट बतानी पड़ती है विद रीजंस कि प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो सकता था, ठीक है। इसका बिगन तो था बट इसका एंड एज सच कोई नहीं है, ठीक हो गया। इसका फायदा एज सच कोई नहीं है कि हम इतना महंगा काम करें और इसका आगे हमें रिटर्न कोई नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट का जो है वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ऐसी हाई फाई किस्म की हैं कि हम इसको कर नहीं सकते। लाइक जैसे मैंने अभी आपको गाड़ी की एग्जांपल दी, तो वो प्रोसेस जो है वो इस तरीके से होता है कि डिपेंड करता है थोड़ा सा प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, बट ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजर कोई रिपोर्ट बनाएगा बाकायदा और रिटर्न फॉर्म में देगा अपनी मैनेजमेंट को, ठीक है। या कोई भी ऐसा कोई एक टीम या एक मेंबर होगा या कोई इस तरह से होगा, वो फॉर्मली अपने से सीनियर को बताएगा और वो फिर इस तरह से सीनियर को बताएगा, वो फिर बात कर लेंगे, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है प्रोसेस में कि रीज़न क्या बनी कि बाहर से हमें फोर्स किया गया, मतलब गवर्नमेंट ने फोर्स किया कि हम इस चीज़ पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब लाइक अगर मैं कोई अल्कोहलिक बेवरेजेस का यहाँ पे कोई काम करना चाहूँ, खुदा ना खास्ता तो मुझे गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, यू आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो मैं इसको फिर ये बताऊँगा कि मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं अपने सीनियर अथॉरिटीज़ को बताऊंगा कि मैं ही सीनियर हूँ तो मेरा जूनियर मुझे बताएगा, या हो सकता है कि मुझे बाहर से ही पता चल जाए, ठीक है। तो फिर उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा नॉर्मली, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है कि टीम मेंबर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एवेल्यूएशंस, ठीक है। टीम एवेल्यूएशन क्या होती है? ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस देखी जाती है, सब ने काम किया कि नहीं किया। यूजुअली हम टीम की जो वैल्यूएशन है ना वो एक प्रोजेक्ट की बेस पर ही करते हैं। लाइक मैंने कहा था कि एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक हो गया। अब वो जैसे ग्रुप असाइनमेंट होती है, आप ये कह लें, ठीक है। ग्रुप असाइनमेंट में भी आपका यही होता है ना कि मैं इंडिविजुअल मार्क्स तो नहीं देता ना कि रोल नंबर 5 को इतने देने हैं, 6 को इतने देने हैं और 7 को इतने देने हैं, ठीक है। मैं ऐसे नहीं करता, मैं ऐसे करता हूँ कि ये पूरी की पूरी टीम है, रिपोर्ट जो है वो इस लेवल की है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं ओवरऑल टीम उस बेस पे कहूँगा कि हाँ यार टीम इट्स ओके, इट्स गुड, सबने परफॉर्म किया, ठीक है। सबने परफॉर्मेंस दी तो मेरे पास काम आया, ठीक है, और सबने काम किया था, और मैं इस तरह से बात करता हूँ और इस तरह से टीम की वैल्यूएट कर देता हूँ। तो इंडिविजुअल टीम मेंबर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर वैल्यूएशन, इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल ही बात करते हैं कि एक बंदे की बात करते हैं। लाइक हमने क्या किया कि मैंने फर्ज करें कि आपकी साथ में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई और मैंने कहा कि मैं अब आपकी इस पर प्रेजेंटेशन ले लेता हूँ, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से किसी बंदे से भी किसी भी मौके पर प्रेजेंट करवाऊंगा, पूछूंगा कि ये किस तरह से हुआ, तो होगा ये कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि किसने सही तरीके से काम किया और कौन सरकारी आदमी था इसमें, ठीक हो गया। तो अब बात यह है कि मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। जो आपका यूजुअली सुपरवाइजर होता है ना, ठीक है, इमीडिएट सुपरवाइजर हो गया, लीडर हो गया, या आपका प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, यही यूजुअली इंडिविजुअली आपके टीम मेंबर्स को वैल्यूएट कर रहे होते हैं। वो ये कह सकते हैं ये टाइम पे नहीं आता, ये बंदा बहुत ही अच्छा है, ठीक है, इसने बहुत ही अच्छा काम किया और इसने थोड़ा सा वीक काम किया, ये आता नहीं था, ये बस सरकारी था, ये बस बातें करता था, काम नहीं करता था, ठीक हो गया। इसके बाद ये परफॉर्मेंस रिव्यू। फिर परफॉर्मेंस रिव्यू की बात होती है। परफॉर्मेंस रिव्यू इंडिविजुअल भी हो सकती है, ग्रुप में भी हो सकती है, ठीक है। बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं कि पूरी टीम को जो है ना, हम कहते हैं कि ये पूरी की पूरी टीम को हम बोनस दे रहे हैं 2 लाख का, ठीक हो गया। वो पूरी टीम अपनी डिवाइड कर लेती है आपस में इक्वली, ठीक है। एक होता है कि हम फिर इसी तरीके से इंडिविजुअल बेस करें, उसमें यह है कि मैं कहता हूँ कि जी पर्सन ए जो था उसने बहुत ही अच्छा काम किया था, पर्सन बी थोड़ा वीक था, सी तो आता ही नहीं था, तो जो ये मैं बोनस देना चाह रहा हूँ, बट बोनस ये है कि मैं पर्सन ए को 50,000 का दूंगा, पर्सन बी को जो है मैं ऐसा सिर्फ 5,000 रुपीज़ दे दूंगा, और पर्सन सी को खैर ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि उसको शायद हम नोटिफाई करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस बड़ी वीक थी, तो आपको थोड़ा सा इस पर अपने एटीट्यूड को और एप्टीट्यूड को ठीक करना चाहिए,
ठीक हो गया। तो इसमें यह है कि परफॉर्मेंस पे यूजली अप्रेजल्स भी होते हैं, प्रमोशन होती है, डिमोशन भी होती है, ठीक है, पेनल्टीज भी पड़ सकती हैं और बोनसेस भी मिल सकते हैं। तो परफॉर्मेंस आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ में। ठीक हो गया। अभी तक के लिए इस चैप्टर में इतना ही था, ठीक है। चैप्टर वाइंड अप हो चुका है। अगर आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आप मुझसे ज़रूर पूछें जब भी आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी इस पे डिस्कशन सेशन में, और आप मुझसे ज़रूर पूछें अगर आपके जहन में कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो। ठीक हो गया कि क्या क्या चीज़ें इसमें, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।